आगे सीधा सौदा में भी। लेकिन इसके साथ साथ और कौन सी खबरें हैं आइए जानते हैं नीरज से। नीरज बताइए। जी प्रदीप, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो सर्किट वाले 208 शेयर्स हैं, इनमें एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे शेयर्स हैं मिड कैप के और 5 से 10, 5 से 20 इस तरह के सर्किट्स हुए हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पर नजर रखिएगा। आवाज़ ने खबर दी थी कि उसमें कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी सुंदरम क्लेटन, तो उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा रडार पर रहेगा। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से इस पर हमें औपचारिक रूप से जवाब नहीं मिला, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। पीएनबी के रिजल्ट्स पर नज़र रखिएगा। ये ज़्यादा बेहतर आप समझा पाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि नए स्लिपेजेस काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने काफ़ी कोशिश की पिछले क्वार्टर में अपने आप को सुधारने के, लेकिन फिर भी नतीजे मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे कहे जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे कि पीएनबी रिजल्ट आपको कैसे लगे। पीएनबी के रिजल्ट पे एनपीएस बढ़े, इसमें तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट ने श्योर किया है, लेकिन जो खास बात मुझे नजर आई मैनेजमेंट की कमेंट्री में वो ये थी कि उनको रिकवरी काफी हद तक होती हुई दिख रही है और साथ ही साथ जो रीस्ट्रक्चरिंग का मौका आरबीआई ने दे दिया है उसके चलते वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे वो थोड़ा कर्टेल कर पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बिल्कुल जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति थी कि वो उनका एमलगमेशन मर्जर होने के बाद साफ सफाई में वक्त लग रहा है और पीएनबी में तो नया एमलगमेशन हुआ है, इसलिए जाहिर है कि इन ऐसे बैंकों को जहां पे आपने 2-3 बैंकों के मर्जर होते हुए देखे हैं उनको थोड़ा टाइम लगता ही है और मेरे ख्याल से पीएनबी अभी उसी दौर से गुजर रहा है। तो जाहिर है कि आपको यहाँ से बहुत क्लियर गाइडेंस देना अभी भी मुश्किल रहेगा नीरज। लेकिन जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है तो फिलहाल बढ़ते हुए एनपीए आपको एक चिंता में डालेंगे। नजर तो खैर पीएनबी पे अब इस बात पे है कि नीरव मोदी कब आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। नीरव मोदी की कल एक मैं कहीं खबर पढ़ रहा तो उन्होंने कहा कि वो तो ट्रीटमेंट कराने गए थे, उनके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे दिलचस्प बातें बहुत सुनाई दे रही। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के रिजल्ट्स भी आए हैं। रेवेन्यू में करीब 25% की गिरावट देखने को मिली है और एबिटार भी जो है इनका हालांकि बढ़ के आया 650 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिला है। तो आप अगर पहले 3-4 क्वार्टर से इस क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो नतीजे स्लाइटली बेटर है क्योंकि काफ़ी हद तक ओपन अप हुआ था, लेकिन स्टिल आगे चैलेंजेस बहुत है क्योंकि लगातार दबाव बना हुआ था। तो इंडिगो के नतीजे वैसे ही देखने चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र की अनलॉक थीम ये कह के प्ले करना चाहिए कि जो बहुत सारी नॉन इसेंशियल दुकानें अब खुलेंगी लंबे समय के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स की बहुत सारी दुकानें होंगी, प्लम्बिंग की बहुत दुकानें होंगी, पेंट, इन सब की दुकानें होंगी और जो रेस्टोरेंट है टेक अवे वाले उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि बड़े पैमाने पे अब ओपनिंग अप हो रही है। तो होटल और रेस्टोरेंट सब के स्टॉक्स में भी आज रडार पे रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनती दिख रही है। एक बहुत ही क्या कहें डाउन ट्रोडन कंपनी है DHFL, उसके भी रिजल्ट आए प्रदीप, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहिए। NII करीब 2000 करोड़ के आसपास, 14% कम है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने में रहे। 17,000 करोड़ के सामने 96 करोड़ का प्रॉफिट बना। कैसे देखते हैं आप इस नतीजे को? आप अभी भी ट्रैक कर रहे हैं क्या इसको? मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करना बंद कर दिया है। वीकेंड का सबसे बढ़िया हाईलाइट यही था। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इसमें फिलहाल कोई व्यू लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि थोड़ा इसको वक्त देना चाहिए। जरा इनकी पहले रिस्ट्रक्चरिंग ठीक ठाक हो जाए और समझ में आए कि अब ये कंपनी किस तरफ कैसे जा रही है, तो उसके बाद इस पे व्यू लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को देखकर चलेंगे जो इस समय आपके सामने आ रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन जारी है और इस कंपनी को भी और कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसको ग्रोथ फेज में आते हुए देखेंगे और क्लैरिटी होगी उसके बाद इस पे नजर डालेंगे। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये आंकड़े सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि कंपनी ने कुल मिलाकर के इस माहौल में बैलेंस करने की कोशिश की है जिस तरह की तमाम दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल निवेशकों को तो इससे दूर रहना चाहिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो ये खबरें पूरी हो गई। नीरज कुछ बाकी है? प्रदीप, एक लास्ट कंपनी खाली रेलिगेयर पे नजर रखिएगा जिसकी कल बोर्ड बैठक है और उसमें एक नए इन्वेस्टर प्रमोटर की एंट्री होने वाली है। बर्मन साहब का नाम बहुत चल रहा है, तो मुझे लगता है वो स्टॉक भी रडार पर रहना चाहिए। जो अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेटर बेट है, जो मतलब बड़ा रिस्क लेकर के कुछ नया डेवलपमेंट ट्रैक करते हैं। हालांकि रेलिगेयर पे आप देखिए पिछले सेशन में भी मेरे ख्याल से सर्किट पे ही था और डायरेक्टर साहब अगर आप इसमें पिछले 14 दिन का या महीने भर का चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये पहला सर्किट नहीं है। तो बाजार को कुछ हद तक अंदाजा था कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट होने वाले हैं
और आप देखिए किस तरह की तेजी दिखाई है। 14 दिन में आपको 50% का मूव मिल चुका है। तो अब अगर आप इस खबर को एंटिसिपेट करते हुए कोई एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए कि एक अच्छी तेजी हो चुकी है। फिर देखते हैं क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं, उसके हिसाब से फैसला करेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं जल्दी से आज के ट्रेडिंग कॉल्स पे। प्रूडेंट ब्रोकिंग की राय है अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की। 124 का स्टॉप और 136 के टारगेट वो आते हुए देख रहे हैं। तो अशोक लेलैंड आज का पहला ट्रेडिंग कॉल है आपके सामने। आईडीबीआई कैपिटल की नजर है मैक्स हेल्थ केयर पे और यहां पर स्टॉप है 234 का, टारगेट 265 के। ग्लोब कैपिटल एनएमडीसी पे खरीदारी करने की राय दे रहा है और टारगेट है यहां पे 202 के, जबकि स्टॉप आपको लगाना है 188 पे। और एनएमडीसी